दोस्तों नमस्कार। बरस बीत रहा है और सरकार सच छुपा रही है। बीतते बरस के साथ सरकार अपना कच्चा चिट्ठा बताने से कतरा रही है। इस देश के बैंकों की हालत, इस देश में गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने के ऐलान के पीछे का सच, इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था जो राजस्व बटोरने के साथ साथ इस देश में टैक्स पेयर के पैसे के अलावे कुछ भी बटोरने की स्थिति में सरकार का ना होना और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंदी की आहट 2023 को लेकर मंडराते हुए चले जाना। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के समानांतर सबसे बड़ा संकट यह है कि दरअसल कोरोना ने अगर दस्तक भारत में दोबारा दे दी और भारत ने अपने तौर पर लॉकडाउन की परिस्थितियां खड़ी कर दी तो इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं, इस देश में जिंदगी रुक जाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नहीं है, सवाल किसान मजदूरों भर का नहीं है, सवाल इस देश के भीतर में डिग्रीधारी युवाओं के सामने बेरोजगारी जिस तरीके से मुंह बाए खड़ी है, सवाल उसका भी नहीं है। कुल मिलाके सबसे बड़ा सवाल है जिसका पन्ना आज हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। इस देश की जितनी कमाई है उस कमाई में सेंध इस देश में राजस्व को ना बटोर पाने की स्थितियों के साथ जाकर जुड़ चुकी है। इस देश में जितना उत्पादन होता था उसके जरिए जो कमाई होती थी, जो रोजगार मिलता था और जिंदगी पटरी पर लगातार दौड़ती हुई नजर आती थी, उस पर अगर सेंध लग गई तो इस सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं है। डराने के लिए कहिए या फिर डरते हुए कहिए, कोरोना के संकट को लेकर सरकार सचेत तो नजर आ रही है। सरकार मीटिंग भी कर रही है, ऑक्सीजन हर जगह उपलब्ध होना चाहिए जिक्र भी कर रही है, अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर माथे पर शिकन भी सरकार के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना शुरू कीजिए, यूं ही बरस भर के लिए 5 किलो अनाज मुफ्त देने का ऐलान नहीं किया गया है। हो सकता है आपके जहन में यह बात हो कि दरअसल 2024 में तो चुनाव है, तो क्यों नहीं 2023 के दिसंबर तक सरकार ने राहत की सांस ले ली कि 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 80-81 करोड़ लोगों का वह पेट भर सकती है। यानी इस देश के भीतर में कोई उग्र परिस्थितियां उपलब्ध जनता के सामने निकल कर ना आ जाए। उग्र से मतलब यह है कि लोगों के भीतर का आक्रोश कहीं सड़क पर ना आ जाए। तो 5 किलो अनाज इस देश में बांटने की व्यवस्था दिसंबर तक कर दी गई है। अब जरा उस कच्चे चिट्ठे पर आइए जो दिसंबर 2023 तक मौजूदा वक्त की परिस्थितियों को लेकर न सिर्फ कोरोना काल के आने पर बल्कि उसके नहीं भी आने पर स्थिति बनती क्या है। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के भीतर यह सवाल फाइनेंशियल कमीशन भी उठा रही है और आरबीआई भी उठा रही है। वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इस देश की इकोनॉमी पटरी पर लाना तो दूर, बरस पर खींचेंगे कैसे। और जब एक आखिरी बजट 2024 के चुनाव से पहले 2023 के फरवरी के महीने में रखा जाएगा तो उस बजट में क्या होगा, क्योंकि 2022 के बजट ने तो आने वाले 25 बरस में भारत को विकसित बना दिया। कोई आंकड़ा नहीं, कोई डाटा नहीं, सरकार ने उस तरफ देखा तक नहीं। लेकिन 2023 का बजट तो चुनावी बजट होगा, लेकिन उसे संभालेंगे कैसे, क्योंकि उसमें दुनिया भर की वेलफेयर स्कीम होगी और जहां जहां बजट में कटौती होगी उसके ठीक समानांतर लोगों की मुश्किल उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। जरा सिलसिलेवार तरीके से इसे समझने की कोशिश कीजिए। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने गद्दी संभाली तब इस देश के बैंकों के ऊपर जो बोझ था वह तकरीबन 2,40,000 करोड़ का था। 2019 में जब दोबारा चुनाव जीते तो वह 2,40,000 करोड़ रुपए बढ़ते 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 8 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गया। और आज जब 2022 में है तो दिखाने के लिए यह तकरीबन 10 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। लेकिन इसी दौर में सरकार ने जो बैंकों के बुक को ठीक करने की शुरुआत की, कल्पना कर सकते हैं कि सरकार ऐलान करती है कि हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत
इस देश में हर को अनाज देंगे और 2 लाख करोड़ रुपए अपने बजट से निकालकर उन पर खर्च करेंगे, आप तालियां बजाइए। अगर तालियां बजानी है तो इस बात को लेकर बजाइए कि 80 करोड़ लोग मुफ्त में अनाज इस देश के भीतर में जो 6 से 7 साल तक खा पाते, उतनी रकम इस देश के कॉरपोरेट को माफ कर दी गई, उतनी रकम बैंकों से गायब हो गई, उतनी रकम जनता ने जो बैंकों में जमा की थी उसकी एवज में आरबीआई ने नोट छापने शुरू कर दिए। उसकी एवज में जनता को कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिला। आर्थिक तौर पर विपन्नता बढ़ती चली गई और मजबूरियां ऐसी थी, चाहे वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की स्थिति क्यों ना हो, इतनी बड़ी तादाद में वेलफेयर स्कीम के तहत बैंकों में पैसा जमा कराना और आरबीआई का नोट छापना और उसके समानांतर आरबीआई का मुख्य काम जो कि महंगाई पर रोक लगाने का होता है, उससे भी उसका हाथ खड़े कर देना। यह एक ऐसी परिस्थिति थी देश के भीतर या मौजूदा वक्त में आकर खड़ी हो गई है। अगर सामने कोरोना आ जाए तो जो भी जरा सा भी अलग अलग संस्थान इस देश में सक्रिय हुए वह एक झटके में गिर जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री का हाल क्या है, इस देश में होटल्स का हाल क्या है, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल क्या है, इस देश के जो 8 कोर सब्जेक्ट होते हैं जिसमें पावर भी है, जिसमें कोयला भी है, जिसमें स्टील भी है, जिसमें सीमेंट भी है, इन तमाम चीजों की स्थिति कितनी नाजुक हो चली है। और 2023 को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार जब सीधे तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहा है कि विश्व मंदी की आहट 2023 में ही नए फाइनेंशियल ईयर के साथ सबको घेरे में ले लेगी और भारत जैसा देश जो अपने आप को बाजार मान रहा है, क्योंकि यहां पर तकरीबन 15 से 20 करोड़ कंज्यूमर हैं जो यूरोप के किसी भी देश के बराबर है, तो भारत की इकोनॉमी जिस 15 से 20 करोड़ लोगों पर टिकी हुई है, मुश्किल हालात उनके सामने आ रहे हैं या आने वाले हैं या और बुरे स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। इसको आपको 3 हिस्सों में बांटना होगा। पहला मिडिल क्लास है, दूसरा अपर मिडिल क्लास है और तीसरा अपर क्लास है। अपर क्लास के भीतर सेंध इतनी बुरी लगी है कि वह उसकी जो भारत छोड़कर दूसरे देशों में बसने की रफ्तार है उसमें लगभग 165% की बढ़ोतरी हो गई 2019 के बाद से। 2014 के बाद से, यानी प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी मिले, उसके बाद से लगभग पहले बरस में 25%, दूसरे बरस में 35%, तीसरे बरस में 45%, चौथे बरस में 90%, पांचवें बरस में 100% और आज की तारीख में यह पार करते करते 150% भी पार कर चुकी है। तो लोग छोड़ क्यों रहे हैं? क्या भारत में व्यापार करना मुश्किल है? भारत में कंज्यूमर गायब हो रहा है। कंज्यूमर के गायब होने का मतलब है पैसा नहीं है, पैसा नहीं होने का मतलब है काम नहीं है, काम नहीं होने का मतलब है कि हर वो सेक्टर जो उत्पादन करता है वह धीरे धीरे नेगेटिव से होते हुए ठप की प्रक्रिया में है। लेकिन एक सिस्टम चलाना है, उस सिस्टम को चलाने के लिए भारत की राजनीतिक सत्ता अगुवाई करेगी और उस राजनीतिक सत्ता के दायरे में वह सिस्टम आता है जो करप्ट ना होगा तो फिर वह चल नहीं पाएगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में राजस्व की कमाई का सबसे ज्यादा पैसा उस सिस्टम पे खर्च है जिसमें नौकरशाही है, जिसको महंगाई भत्ता भी चाहिए, जिसको हर सुविधाएं भी चाहिए और सरकार उनसे हाथ खींच नहीं सकती है क्योंकि तब सिस्टम ढहढा के गिर जाएगा। एक एवरेज निकल कर आया है कि अगर 2023 तक की मौजूदा स्थिति कंटिन्यू करे, और दूसरा एक एवरेज निकल कर आया है कि अगर इस दौर में कोरोना भारत के भीतर कोविड के तौर पर आकर खड़ा हो जाए और उन परिस्थितियों को जो 2020 की परिस्थितियां हैं, अगर भारत 2022-23 में उसे भोगने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाएगा तो संकट क्या आएगा। शुरुआत हम बैंक से करते हैं, क्योंकि बैंक बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि जो डूबत खाते होते हैं उसमें सरकार ने जो इस देश में सरकारी खजाने से जो पैसा लौटाया है वो पार्लियामेंट में बताया 10 लाख करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा। 2023 में आपको जानकर हैरत होगी कि अगर पुरानी परिस्थिति को जोड़ते चले जाएं
तो यह 10 लाख जो हैं 18 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे सिर्फ एक बरस के भीतर में। यानी रफ्तार कितनी तेज होगी सिर्फ आप अंदाज लगाइए। कोरोना आने का मतलब है यह लगभग 23 लाख करोड़ हो जाएंगे। यानी भारत के कुल राजस्व के समानांतर की स्थिति जिस तेजी से बैंकों को कंगाल करेगी, उसी तेजी से आरबीआई को नोट छापने की जरूरत पड़ेगी, उसी तेजी से भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है, और लोग कंज्यूमर के तौर पर उस महंगाई से आमना सामना करने को तैयार नहीं। तो ऐसे में उपाय 5 किलो मुफ्त अनाज के दायरे में पूरे देश को लाकर खड़ा करने की सोच के अलावे और कुछ भी नहीं बचेगा। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, इस देश के जो 50 टॉप डिफॉल्टर्स हैं, जो पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं आ पाए, उनके ऊपर जो रकम बकाया है वो 92,570 करोड़। यह सिर्फ 50 डिफॉल्टर्स की है। और डिफॉल्टर्स की तादाद मौजूदा वक्त में बैंकों के खाते में तकरीबन 375 डिफॉल्टर्स ऐसे हैं जिसको जोड़ दिया जाए तो कुल रकम लगभग 3.5 लाख करोड़ की बनती है। लेकिन कुल डिफॉल्टर्स कितने हैं, जिसमें अगर इंडिविजुअल्स को भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी तादाद इस देश के भीतर में लगभग 8,900 है। क्या आप कल्पना कर रहे हैं? 8,900 डिफॉल्टर्स ने खुले तौर पर कह दिया हम पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। इसके भीतर में वो टॉप के भी हैं, जिसमें मेहुल चौकसी का आप नाम ले लेते हैं, नीरव मोदी का नाम ले लेते हैं, या इरा इंफ्रा का नाम ले लेते हैं, या रिलायंस की जो REI एग्रो है उसका नाम ले लेते हैं, रोटोमैक ग्लोबल का नाम ले लेते हैं, ABG शिपयार्ड का नाम, यह भी इसी में शरीक है। लेकिन जो मौजूदा वक्त में जिन्होंने बैंकों से लोन उठाया हुआ है, उसकी तादाद इस दौर में और बढ़ेगी। यह तादाद कितनी होगी? हम तो सिर्फ 8,000 प्लस पे आए। इनकी तादाद अगर बैंकों के बुक को देखें और जिन्होंने लोन लिया है उस आश्रय समझने की कोशिश करें तो इस देश के लगभग 22,000 लोग ऐसे होंगे जो पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं आएंगे। और इसीलिए जो NPA है वो बढ़ते बढ़ते 18 लाख करोड़ तक पहुंचने की स्थिति में तुरंत आ जाएगा। अब यहां से दूसरा सवाल शुरू होता है कि अगर जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम कर रहा है या टूरिज्म अपने तौर पर आज काम कर रहा है, गाड़ियां चल रही है, बिक रही है, तेल लगातार खपत हो रहा है, पावर का एक्सप्लॉयटेशन लगातार हो रहा है, उसकी खपत बढ़ रही है, इन तमाम चीजों को जोड़ते चले जाइए। और अगर कोरोना की आहट जो चीन को देखकर भारत के भीतर घबराहट फैली हुई है, अगर वैसी परिस्थिति भारत के सामने आकर खड़ी हो जाए और सरकार निर्णय ले ले कि अब हमें कोरोना के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स अपनाने होंगे, कुछ बंदिशें लगानी होंगी, तो पहला असर भारत की उस इकोनॉमी पर पड़ेगा जो इकोनॉमी RBI के आश्रय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मिलने वाले लोन के आश्रय सांसें ले पा रही है। तो क्या भारत की राजनीतिक सत्ता के सामने कोई प्लानिंग नहीं है? क्या भारत की सत्ता ने कोई प्लानिंग की नहीं है? या भारत की अंदरूनी परिस्थितियां बीते 6-7 साल में इस तरह डगमगा चुकी है कि अगर आप प्लानिंग भी करेंगे तो भी आपके सामने कोई ऐसा रास्ता निकल कर नहीं आएगा जिसमें आप कहें कि हम इस प्लानिंग पे इतना खर्च करेंगे। इसके लिए दो इंडिकेटर्स बहुत साफ आपको समझने चाहिए। जब 2020 के अप्रैल में कोविड को लेकर भारत ने प्रोटोकॉल को अपनाना शुरू किया, बंदिशें शुरू की, लॉकडाउन की स्थिति आई, प्रवासी मजदूरों के दर्द सामने आए, उस दौर में जब 20 लाख करोड़ को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर सामने आई तो तब से लेकर अभी तक जो खर्च हुआ, जो MSME को मिला, जो इस देश के अलग अलग सेक्टर को मिला, उसकी रकम क्या थी और क्या उससे उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आई? हमें लगता है कि इसको भी समझने के लिए इकोनॉमिक फैक्टर के NCLT और IBC को आपको समझ लेना चाहिए, जहां पर दिवालिया होती कंपनियां जाती हैं और खुले तौर पर कहती हैं कि दरअसल अब हम कंपनी चला पाने की स्थिति में नहीं हैं। तो आप कोई उपाय कीजिए, हमारी कंपनी को बेच डालिए। और कंपनी जो बिकती है वह उसके खरीदार जो होता है वो सरकार के करीब का होता है, सरकार उसे सहूलियत देती है, बैंकों के जरिए उसे लोन मिल जाता है, यह एक साइकिल चल पड़ती है। अगर इस साइकिल के भीतर के सच को आप समझें तो
आईबीसी और एनसीएलटी के मातहत 2700 केसेस जो इस देश के भीतर मौजूदा वक्त में चल रहे हैं, उनके दायरे में आने वाला लगभग उनकी कंपनियों को अगर आप मोनेटाइज करें तो वह लगभग 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बनता है। उनको जब बेचने की प्रक्रिया में आते हैं, मोनेटाइज का मतलब यह है कि किसी कंपनी की बोली लगाई जाए। दूसरी स्थिति होती है हमने अपने आप को दिवालिया कर दिया, अब आप बोली लगाइए। वह 6 लाख करोड़ घट के एक झटके में 1,20,000 1,22,000 करोड़ पे आ जाते हैं। यानी उतने में कोई इस 6 लाख करोड़ की कंपनियों को खरीद सकता है। इनकी तादाद में इजाफा बीते 2 बरस के भीतर यानी कोविड काल से निकलने के बाद जिस तेजी से हुआ है, वह इस कल्पना के परे है कि जो कंपनियां 20,000 करोड़ की थी वह 3,000 करोड़ में बिक गई। जो कंपनियां 65,000 करोड़ की थी उस कंपनी की कीमत 5 से 7,000 करोड़ से ज्यादा नहीं लगी, उसको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उन्होंने लोन लिया हुआ था, वह लोन नहीं लौटा पा रहे थे। एनसीएलटी का सर्टिफिकेट पास में था, बैंकों ने दिवालिया मान लिया और सरकारों ने उनकी सहूलियत के लिए इस बात का ऐलान कर दिया कि हम बैंक की बुक ठीक करेंगे और हम डूबते खातों को भरपाई करेंगे, बैंक अपने तौर पर चलते रहें। उसी के दायरे में यह ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई जहां पर हम और आप रूबरू हो रहे हैं 2 लाख करोड़, जो 80 करोड़ लोगों का पेट एक बरस के लिए भरेगा। 2 लाख करोड़ हर बरस कॉरपोरेट का माफ किया गया इस देश के भीतर में, यानी 80 करोड़ लोगों का भोजन, उसकी कीमत कॉरपोरेट को दे दी गई। आप इसको लूटिए लुटाइए। इस देश के भीतर की गलत इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से जो कंपनियां डूबी, उनका जो दायरा प्रति साल का एवरेज निकलता है वो तकरीबन 5 लाख करोड़ का है। और सरकार ने जब बताया कि हमने डीमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी की, लेकिन इन सबको भूल जाइए। हम इस दौर में डिसइन्वेस्टमेंट से जो कमा रहे थे बीते 8 बरस में, उसमें हमने तकरीबन 4 लाख करोड़ कमाए हैं। अब आप इकोनॉमी के पूरे फार्मूले को समझिए। पहला फार्मूला है आरबीआई को नोट छापने हैं। दूसरा फार्मूला है फाइनेंस कमीशन को इन देश के 28 राज्यों को मैनेज करना है, जहां पर जीएसटी की रकम ना भी जाए तो वह भी बैंक से लोन लेने की स्थिति में 0% पर आ जाएं, क्योंकि सरकार यह सहूलियत देगी कि राज्यों को चलाने के लिए अगर हम जीएसटी नहीं दे पा रहे हैं, आपकी जो हिस्से में आती थी, तो आप आरबीआई से लोन ले लीजिए, इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, तो आरबीआई नोट छापेगी। आरबीआई नोट छाप रही है, कंपनियां दिवालिया हो रही है, सरकार आरबीआई के जरिए बैंकों की बुक ठीक करने के लिए एनपीए में डूबते खातों में पैसे की भरपाई कर रही है। और इस दायरे के तहत इस देश के वो आम नागरिक जो मिडिल क्लास है, अब यहां से असर असल में शुरू होता है, क्योंकि हमारा किसान और मजदूर और 80 करोड़ लोगों का थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि वो 5 किलो के अनाज पर जीवित है, तो वह जीवित रहेगा। मिडिल क्लास की तादाद में जो तकरीबन 6 करोड़ लोगों को रखा जाता है, उनकी माली हालत कैसे बिगड़ी है या कैसे बिगड़ेगी, दोनों के बीच में खड़े होइएगा तो कोविड के बाद की परिस्थितियों ने इस देश में लगभग 1.25 करोड़ मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया। ना रोजगार, ना पीएफ का पैसा बचा। दूसरी परिस्थिति थी कि जब पीएफ का भी पैसा निकलना शुरू हुआ और अब 2 साल बीत गए और रोजगार नहीं है, तो लगातार जो 2 करोड़ लोग इस देश में हायर एजुकेशन के साथ रोजगार के लिए लकीर खींचते हुए लाइन बना लेते हैं, वह संख्या इस देश में बढ़ती चली जाएगी। यानी जो लोअर मिडिल क्लास है वो झटके में फैटी होता जा रहा है, और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वह और निचले पायदान पे उतरते चले जा रहे हैं, वो गरीब होते चले जा रहे हैं। इसीलिए जो 81 करोड़ का आंकड़ा है, वो आंकड़ा मनमोहन सिंह के काल में नहीं था, वो आंकड़ा अटल बिहारी वाजपेयी के काल में नहीं था। आप कहेंगे तब जनसंख्या कम थी। जनसंख्या के एवज में समझिए सिर्फ इस बात को, मोदी काल में 72% भारतीय नागरिकों को सरकार पर निर्भर रहना है, वह जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करें या 5 किलो अनाज दें। मनमोहन सिंह के दौर में ये 72% लगभग 52% थे। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में यह तकरीबन 48-49% थे। यानी एक लकीर जब 21वीं सदी की आप खींचेंगे तो 50% भारत
गरीब ही था, लेकिन वो 72% तक पहुंच गया। अब 3 बड़े उपाय या 3 बड़े रास्ते, सरकार को तुरंत इमरजेंसी प्लानिंग बनानी होगी। लेकिन क्या इससे जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन क्या 2024 के चुनाव के एवज में, यानी उसके समानांतर 2023 का बजट जो सरकार रखेगी, क्या यह हिम्मत दिखा सकती है कि वो कोई इमरजेंसी प्लानिंग बनाए, या बजट के अनुकूल जनता उन्हें वोट दे, वह फिर से वेलफेयर स्कीम की दिशा में बढ़ेगी। और यही बढ़ने के लिए फाइनेंस कमीशन को भी कहा गया है कि आप इसी पे काम कीजिए, नीति आयोग को भी कहा गया है इसी पर काम कीजिए। यानी पहला सवाल, सरकार के पास कोई इमरजेंसी प्लान नहीं है। सरकार 2024 के चुनाव में गोता लगाने को तैयार है। दूसरा सवाल, अगर चुनाव में गोता लगाने को तैयार है, अगर इकोनॉमी के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, तो इस देश के भीतर जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके सामने जो संकट गहराएगा और आने वाले वक्त में वो और बड़ा होगा, उसकी नाजुक स्थिति का समाधान कैसे होगा? सरकार ने कोई प्लानिंग की है? जी नहीं। सरकार की प्लानिंग बहुत साफ है कि लोगों को अपने ऊपर कैसे निर्भर करना है, और निर्भर के लिए जो ऐलान होंगे वो ऐलान वेलफेयर स्कीम के दायरे में लाकर इस बात को कहा जाएगा कि यह पहली सरकार है जिसने समूचे देश को राहत और रियायत दी है। भोजन के तौर पर अलग अलग तरीके से जो बजट इस बार आएगा, उसमें आप देखिएगा बहुत सारे फील्ड्स जो थे वो एजुकेशन के हो सकते हैं, बजट कम हो जाएगा, उस दिशा में मत जाइए। तीसरा सवाल, इस देश का जो बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर है, व्यापारी सेक्टर है, जो मोदी सत्ता के साथ नहीं है लेकिन धंधे तो कर रहा है, बिजनेस तो कर रहा है, एक साइकिल तो चला रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग भारत छोड़कर चले गए। जो बिलियनियर्स थे उनकी तादाद 6 लाख से ज्यादा है। जिनके पास पैसा है वो अब खुद बाहर जाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक इकोनॉमी रन तो कर रही है इस देश के भीतर में। उनका क्या होगा? क्या उनके लिए कोई प्लानिंग है? सरकार उनके लिए कोई प्लानिंग बनाने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बार जिसका जिक्र कांग्रेस और राहुल गांधी गाहे बगाए अंबानीज और अडानीज को लेकर करते हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि 2010 को अगर आप एक बीच का साल मान लीजिए, 2010 में भारत के भीतर में लगभग 1072 कॉरपोरेट ऐसे थे, बड़े व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे थे, वह जिन धंधों में जुड़े थे उनसे जुड़े हुए धंधों पर मोनोपोली मौजूदा वक्त में सिर्फ 5 कॉरपोरेट की आ गई है। उस 5 कॉरपोरेट में अंबानी भी है, अडानी भी है, टाटा भी है, उसमें बिरला भी है। इन 5 कॉरपोरेट के इर्द गिर्द 1072 कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी बड़े, उनका जो पूरा कारोबार था उसकी मोनोपोली शिफ्ट हो गई 5 लोगों पे। यानी एक झटके में भारत की इकोनॉमी को संभालने वाले चंद प्लेयर बचे हैं। तो क्या भारत बचेगा? नहीं बचेगा। ये बचते हुए परिस्थिति आखिर में ऐसी आएगी कि सत्ता चुनाव देखेगी और जनता 5 किलो अनाज देखेगी। सत्ता चुनाव जीतने के मंत्र का जाप करेगी और इस देश में उच्च शिक्षा प्राप्त तबका जो है वह इस बात की गुहार लगाएगा कि रोजगार पैदा तो हो जाए। लेकिन उस रोजगार पैदा परिस्थिति के पैरेलल में जो सैंक्शन पोस्ट हैं इस देश के भीतर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, वह भी भर पाने की स्थिति में न केंद्र सरकार न राज्य सरकार, तो क्या कहें, बुरे दिन आने वाले हैं, मुश्किल दिन आने वाले हैं। सरकार बिना प्लानिंग के चल रही है, इकोनॉमी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डामाडोल होने जा रही है और सरकार की आंखों पे पट्टी बंधी है। जी नहीं, सरकार ने कोई पट्टी नहीं बांधी है, सिर्फ 2024 की बिसात चुनाव जीत के लिए वह बिछा रही है। आपको ताली बजानी है ताली बजाइए, चिंता करनी है चिंता करिए, बदल डालना है चीज़ों को तो बदल डालिए, लेकिन उसके लिए कुछ कहना होगा और कहीं निकलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।